जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका गोल मंत्रा एकेडमी के परिवार में। आज जो टॉपिक होगा गुप्त वंश के बाद का जो टॉपिक है ये आपका वर्धन वंश होगा। और वर्धन वंश जो है ये एक नया नहीं है, क्योंकि गुप्त वंश के समय जो गुप्त वंश के अधीन सामंत हुआ करते रहे उनमें से क्या है, एक होते हैं आपके पुष्यभूति वर्धन। तो पुष्यभूति जो वर्धन है ये गुप्त वंश के यहाँ जो है ये सामंत के रूप में होते हैं। और गुप्त वंश के लास्ट में क्या होता है कि जब हूणों का आक्रमण शुरू होता है और इस प्रकार से गुप्त वंश का क्या है ये विनाश हो जाता है, तो इन लोगों ने क्या किया, हूणों को परास्त किया और परास्त होने के बाद जो है अपने आप को स्वतंत्र किया। तो उसके बाद जो इनके जो पूर्वज हैं पुष्यभूति वर्धन के, तो जितने भी पूर्वज हुए हैं वो सब क्या हुए हैं, वो सामंत रहे हैं। हमने ये भी पढ़ा है कि जो सामंती जो व्यवस्था रही है तो ये वंशानुगत हो गए थे गुप्त काल में। तो धीरे धीरे क्या हो गए, ये पूरी तरह से के वंशानुगत होते चले गए। और लास्ट में होता है क्या है, जब हूण का आक्रमण शुरू हो जाता है गुप्त वंश में और गुप्त वंश के राजा ये कमज़ोर हो जाते हैं और फिर पूरी तरह से गुप्त वंश का ये विनाश हो जाता है। फिर जो छोटे छोटे आपके स्थान होते हैं तो उनमें से एक उभर के आता है क्या, ये वर्धन वंश। तो इसका जो मुख्य स्थान माना गया है हरियाणा में एक स्थान है थानेश्वर माना गया है। तो थानेश्वर में ही जो है पुष्यभूति वर्धन ने वर्धन वंश की स्थापना की। तो ये क्या है, आपके ये संस्थापक हैं किसके, ये आपके संस्थापक हैं वर्धन वंश के। इसे पुष्यभूति वंश भी कहा जाता है। इसके बाद जो है इनके उत्तराधिकारी नरवर्धन आते हैं, फिर आते हैं आपके आदित्य वर्धन और फिर आते हैं आपके प्रभाकर वर्धन। तो यहाँ से आपके जो है ये तीन नाम है, पुष्यभूति वर्धन है, नरवर्धन है और आदित्य। तो तीन तीन के जोड़ा लेके हम पढ़ेंगे, पुष्यभूत, नरवर्धन और आदित्य वर्धन। और लास्ट में आते हैं आपके क्या, प्रभाकर वर्धन। तो इन्हीं के बाद से जो है आपका इतिहास में जो है ये बढ़ता है। और फिर हम आगे देखेंगे प्रभाकर वर्धन की जो है ये दो आपके पुत्र होते हैं और एक क्या होती हैं, पुत्री। तो जो राजवर्धन है ये बड़ा बेटा होता है और हर्षवर्धन जो है ये छोटा बेटा होता है और राजश्री क्या है, ये पुत्री होती है। तो पेपर में आजकल ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि बताइए कि प्रभाकर वर्धन के छोटे बेटे का नाम क्या है, हर्षवर्धन, बड़े बेटे का नाम क्या है, ये आपका राजवर्धन हो जाएगा। तो इस प्रकार से क्या होता है कि राजवर्धन जो है ये थानेश्वर की गद्दी पे बैठता है। अब इसके बाद क्या होता है, ये अपना जो है सम्राज्य जो है ये विस्तार करने लगते हैं। और इसके बाद जो इनकी जो बहन होती है क्या कहते हैं, राजश्री, तो इनकी जो शादी है ये जो है कन्नौज के एक राजा होते मौखरी वंश के, कन्नौज के राजा जो है मौखरी वंश। इसको हम मैप से बताएंगे। तो आपका जो थानेश्वर यहाँ पे, थानेश्वर कहाँ पे है, यहाँ पे है और ये कन्नौज है, ये क्या आपका, ये कन्नौज है। तो कन्नौज में उस समय चला था मौखरी वंश। क्या चला था, मौखरी वंश। और मौखरी वंश के राजा होते हैं आपके ग्रहवर्मा। क्या होते हैं आपके, ग्रहवर्मा। तो आपको ये याद रखना है कि थानेश्वर में राजा होते हैं राजवर्धन होते हैं। और यहाँ पे क्या कहते हैं, इनकी बहन होती है राजश्री और राजश्री की जो शादी है कन्नौज के राजा होते हैं और किस वंश से संबंधित है, मौखरी वंश से, उनका नाम है ग्रहवर्मा। तो इनकी शादी जो है क्या कहते हैं, ग्रहवर्मा से हो जाती है कन्नौज में। अब इसके बाद आगे हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे पड़ता है मालवा। क्या पड़ता है, मालवा। और यहाँ पे पड़ता है आपका क्या कहते हैं, पश्चिम बंगाल। और पश्चिम बंगाल में जो शासन चल रहा था ये गौड़ वंश का शासन चल रहा था। किस वंश का, गौड़ वंश का शासन चल रहा था। और इसका जो शासक होता है शशांक, इसका शासक क्या होता है, शशांक होता है। और मालवा का जो शासक होता है ये देवगुप्त होता है। मालवा का शासक क्या होता है, देवगुप्त होता है। तो मालवा के शासक देवगुप्त और मौखरी वंश के जो शासक हैं ग्रहवर्मा, इनके आपस में क्या दुश्मनी उसमें चल रही थी। तो होता क्या है, और हाँ एक पॉइंट और देखिएगा, देवगुप्त और शशांक ये आपस में मित्र होते हैं। क्या होते हैं, ये आपस में क्या होते हैं, ये मित्र होते हैं, ये भी आपको याद रखना है। और उसके बाद जो है देवगुप्त जो है ये कन्नौज पर आक्रमण कर देते हैं। देवगुप्त जो है ये कन्नौज पे आक्रमण कर देते हैं। और आक्रमण करने के बाद जो है मौखरी वंश के जो राजा होते हैं ग्रहवर्मा, जो कि राजश्री के कौन है, ये पति हैं। कौन है राजश्री के, ये पति हैं। इनकी हत्या कर दी जाती है किसके द्वारा,
देवगुप्त के द्वारा कर दी जाती है। और जब ये जानकारी जो है थानेश्वर के राजा राज्यवर्धन को ये मालूम होता है कि उसके जो है बहन का जो पति मार मार दिया गया, किसके द्वारा, देवगुप्त के द्वारा, तो ये अपनी पूरी सेना लेके कन्नौज पे क्या है आक्रमण कर देता है। और कन्नौज पे आक्रमण करने के बाद क्या करता है, ये देवगुप्त को हरा देता है। ये देवगुप्त को क्या करता है, ये हरा देता है। और उसके बाद इसकी जो है ये राज्यवर्धन हत्या कर देता है। अब इसी समय क्या कहते हैं, देवगुप्त का जो मित्र होता है शशांक, जो कि पश्चिम बंगाल में गौड़वंश का राजा होता है, ये वहां तक पहुंच चुका था, कहाँ तक, ये मालवा तक। और फिर इसके बाद फिर युद्ध होता है किसके बीच, राज्यवर्धन और क्या कहते हैं शशांक के बीच। और इस युद्ध में जो है राज्यवर्धन की हत्या शशांक के द्वारा कर दी जाती है। तो कहानी को समझिएगा कि ग्रहवर्मा की हत्या किसने की है, देवगुप्त ने की है। ग्रहवर्मा की हत्या देवगुप्त ने किया है। फिर जो है राज्यवर्धन जो है कहाँ पे जाते हैं, देवगुप्त के ऊपर आक्रमण करते हैं। क्यों, क्योंकि ग्रहवर्मा जो है इनके बहनोई होते हैं। तो अपने क्या कहते हैं बहनोई का जो है बदला लेने के लिए देवगुप्त के ऊपर आक्रमण करते हैं और देवगुप्त को हराकर उनकी हत्या कर देते हैं। फिर इसके बाद जो है देवगुप्त का मित्र शशांक होता है। तो शशांक जो है धोखे से क्या कर देता है, ये राज्यवर्धन की हत्या कर देता है। तो इस प्रकार से क्या होता है, तो वर्धन वंश के जो राजा होते हैं राज्यवर्धन, उनकी हत्या कर दी जाती है, किसके द्वारा, शशांक के द्वारा। अब मालवा पे और कन्नौज पे जो है ये शशांक का अधिकार हो जाता है। अब देखिए ये कहानी तो हो गई। और इस समय जो है हर्षवर्धन की उम्र मात्र 16 साल होती है। कितनी होती है, मात्र 16 साल होती है। और 16 साल की उम्र में जब ये जानकारी किसको मिलती है, ये हर्षवर्धन को मिलती है। तो ये जो है थानेश्वर की गद्दी पे बैठता है। कहाँ पे, थानेश्वर की गद्दी पे बैठता। तो क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि बताइए हर्षवर्धन कितने साल की उम्र में थानेश्वर की गद्दी पे बैठा, 16 वर्ष की उम्र में। क्यों, क्योंकि बड़े भाई की हत्या जो है ये देव क्या कहते हैं शशांक के द्वारा कर दी गई है। और फिर जो है ये जाता है कहाँ पे, कन्नौज पे आक्रमण करने के लिए, क्योंकि इसकी बहन वहाँ पे बंदी जीवन जो है व्यतीत कर रही थी। कौन, राजश्री। अब जो है 16 साल की उम्र में ये गद्दी पे बैठता है और ये थानेश्वर से जो है ये चलना आरंभ करता है। कहाँ पे, ये कन्नौज के लिए जो है चलना आरंभ कर देता है। और कन्नौज पे कौन शासक होता है उसमें, यहाँ पे अधिकार हो जाता है शशांक का हो जाता है, जो कि गौड़वंश का राजा होता है, कहाँ का, पश्चिम बंगाल का। और फिर भयंकर युद्ध होता है किसके बीच, हर्षवर्धन और शशांक के बीच, जिसमें से शशांक की क्या होती है, हार होती है। शशांक की क्या होती है, हार होती है। और हारने के बाद जो है शशांक ये भाग जाता है। और भागने के बाद जो है कन्नौज पर और मालवा पर जो है ये अधिकार किसका हो जाता है, ये हर्षवर्धन का हो जाता है। तो इसलिए कहा जाता है कि जो अंतिम हिंदू सम्राट कौन है, ये हर्षवर्धन को कहा जाता है। फिलहाल ये इतना बड़ा क्षेत्रफल इसका नहीं रहा है जिस प्रकार से चंद्रगुप्त मौर्य का और अशोक का रहा है। तो ये चीज़ें आपको याद रखना है कि जो हर्षवर्धन ने क्या किया है, ये शशांक को हराकर कन्नौज और मालवा पे क्या अधिकार कर लिया। अब यहाँ से ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि वर्धन वंश के किस शासक ने, किस राजा ने थानेश्वर से कन्नौज राजधानी परिवर्तित की। ये पॉइंट आपको याद रखना है कि थानेश्वर से जो कन्नौज राजधानी परिवर्तित की गई है, ये की गई है हर्षवर्धन के द्वारा। किसके द्वारा, हर्षवर्धन के द्वारा। तो हर्षवर्धन के द्वारा जो है ये थानेश्वर से कन्नौज जो है ये राजधानी परिवर्तन की गई। तो आप लोगों ने देखा कि पहले कितना मारकाट होता रहा है, किस लिए, गद्दी के लिए। आगे हम देखेंगे कि ये लोग किस जात के रहे। माना जाता है कि जो वर्धन वंश के लोग थे ये वैश्य जात के थे। किस जात के रहे हैं, ये वैश्य जात के ये होते हैं। तो ये चीज़ें भी आपको याद रखना है। तो मुख्य आपके बिंदु जो पहले बेस हो गया किसका, ये आपका हो गया वर्धन वंश का। ये कहानी को समझिएगा कि पहले आपके राजा पुष्यभूत वर्धन होते हैं जो कि संस्थापक होते हैं, दूसरा नरवर्धन, तीसरे आदित्यवर्धन, चौथे क्या हैं, प्रभाकर वर्धन। और प्रभाकर वर्धन के दो बेटे होते हैं, एक राज्यवर्धन है,
दूसरा हर्षवर्धन है, और बेटी का नाम क्या है, राजश्री। और बेटी की शादी किसके साथ होती है, गृहवर्मा के साथ होती है। ये कहाँ के राजा होते हैं, कन्नौज के होते हैं। कहाँ के, कन्नौज के। और किस वंश के होते हैं, मौखर वंश के होते हैं। और फिर यहाँ पे अटैक कौन कर देता है, मालवा का राजा देवगुप्त अटैक कर देता है और गृहवर्मा की हत्या कर देता है। फिर जो है राजवर्धन आक्रमण करते हैं देवगुप्त के ऊपर, देवगुप्त की हत्या कर देते हैं। और देवगुप्त का मित्र होता है शशांक, और शशांक क्या करता है, राजवर्धन की हत्या कर देता है। अब इसके बाद इस समय जो है हर्षवर्धन की उम्र कितनी होती है, ये 16 वर्ष होती है। और 16 वर्ष की उम्र में वो थानेश्वर की गद्दी पे बैठता है और अपने बहन को छुड़ाने के लिए और बदला लेने के लिए ये आक्रमण करने के उद्देश्य से कहाँ निकल पड़ा। और फिर ये आक्रमण करता है किसके ऊपर, शशांक के ऊपर। और शशांक को हरा कर क्या करता है, कन्नौज पे पुनः अधिकार कर लेता है और पुनः कन्नौज को अपनी राजधानी बनाता है। तो यहाँ पे कहानी ये भी बताई जाती है कि यहाँ पे कन्नौज पे ये गद्दी पे नहीं बैठता है, तो स्वयं अपनी क्या कहते, स्वयं जो है अपनी बहन को गद्दी पे बैठाता है। लेकिन जो राज्य की जो व्यवस्था है ये देखने का कार्य स्वयं कौन करता रहा, ये हर्षवर्धन करता रहा। तो आगे हम देखेंगे कि हर्षवर्धन से मुख्य मुख्य बिंदु क्या बनते हैं। और कंपटीशन में अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा वर्धन वंश में क्वेश्चन कहाँ से बनते हैं, तो हर्षवर्धन से ही बनते हैं। फिलहाल इनका जो समय है 606 ईस्वी से 647 ईस्वी तक मिलता है, और 16 वर्ष की उम्र में ये गद्दी पे बैठता है। और सबसे इम्पोर्टेंट है ह्वेनसांग। तो ह्वेनसांग जो है ये क्या कहते हैं, ये नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ने के उद्देश्य से आया था, नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ने के उद्देश्य से आया है। और नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण जो है गुप्त वंश के शासक होते हैं कुमार गुप्त प्रथम, उन्हीं के द्वारा किया जाता है। जब ह्वेनसांग ये नालंदा में पढ़ने के लिए आता है तो यहाँ पे ये जो है काफ़ी प्रभावित होता है, और नालंदा विश्वविद्यालय में ये अध्ययन करने के साथ साथ लास्ट में क्या अध्यापन का कार्य भी करने लगा। और उस समय जो है ये काफ़ी प्रसिद्ध हो गया। तो इसका संपर्क किससे हो जाता है, हर्षवर्धन से हो जाता है। तो ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि चीनी यात्री, ये कौन सा है, ये चीनी यात्री। तो चीनी यात्री जो है ह्वेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया है, तो आपका आंसर होगा हर्षवर्धन। हा से ह्वेनसांग होगा और हा से क्या हो जाएगा, हर्षवर्धन हो जाएगा। तो हर्षवर्धन के समय जो है चीनी यात्री ह्वेनसांग ये भारत आता है। तो इसके बाद होता क्या है, ये जब आता है तो इसे कहा गया यात्रियों का राजकुमार। क्या कहा गया है, यात्रियों का राजकुमार किसे कहा गया है, ह्वेनसांग को कहा गया है। वर्तमान शाक्य मुनि, क्या कहा गया है, वर्तमान शाक्य मुनि कहा गया है। और इसे नीतियों का पंडित भी कहा गया है। तो इन तीनों पॉइंट में जो यात्रियों का राजकुमार है ये सबसे ज़्यादा जो है पूछा जाता है। इसकी एक किताब है उसने लिखी है, उसका नाम है सीयूकी, सीयूकी। तो सीयूकी जो ये पुस्तक है, ये पुस्तक किसकी है, ये ह्वेनसांग की है। किसकी है, ह्वेनसांग की ये पुस्तक है। ये जो है इसमें क्या बताया, भारत की जो सामाजिक व्यवस्था रही है, राजनीतिक व्यवस्था रही है, भौगोलिक व्यवस्था रही है, और नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में डिटेल में बताया। और जो ह्वेनसांग होता है ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। किससे है, बौद्ध धर्म से संबंधित रहा है। जब हर्षवर्धन इसके संपर्क में आता है तो ह्वेनसांग से बहुत प्रभावित होता है। कौन, ये आपका हर्षवर्धन। तो हर्षवर्धन जो प्रारंभ में वो जो है हिंदू धर्म का था। किस धर्म का था, हिंदू धर्म का ये था। किसमें, ये स्टार्टिंग में ये शैव धर्म को भी मानता रहा है और शाक्त धर्म को भी मानता रहा है और वैष्णव धर्म को भी मानता रहा। कौन, ये हर्षवर्धन। इसलिए इसे कहा जाता है एक अंतिम हिंदू सम्राट। लेकिन लास्ट में होता क्या है, ये ह्वेनसांग के प्रभाव में आके क्या करता है, बौद्ध धर्म को अपना लेता है। क्या करता है, बौद्ध धर्म को अपना लेता है। और बौद्ध धर्म अपनाने के बाद जो है, और ये जो है इलाहाबाद में, प्रयागराज में जो है, प्रयागराज में महामोक्ष परिषद, महामोक्ष परिषद, महामोक्ष परिषद। तो उस समय ये था कि हर 5 साल में, कितने साल में, हर 5 साल में इलाहाबाद, जिसे आज हम लोग प्रयागराज के नाम से जानते हैं, तो वहाँ पे जो है महामोक्ष परिषद प्रत्येक 5 वर्ष में, प्रत्येक 5
वर्ष में जो है इसका आयोजन किया जाता रहा और हमेशा से ये प्राचीन काल से चला रहा था कि इसका जो अध्यक्ष एक ब्राह्मण को हमेशा बनाया जाता था। लेकिन महामोक्ष परिषद में ऐसा क्या हुआ कि इसका काफ़ी विरोध हुआ, तो महामोक्ष परिषद में हर्षवर्धन ने ब्राह्मण को अध्यक्ष न बनाकर किसे बना दिया है, चीनी यात्री भीमसांग को बना दिया है और जिससे कि इसका काफ़ी विरोध हुआ है, किसका, महामोक्ष परिषद का। और इसका जो उद्देश्य हिंदू धर्म में ये था कि मोक्ष को हमको किस प्रकार से क्या है प्राप्ति करनी है, तो इसके बारे में ये बताया जाता रहा। तो जब इसका काफ़ी विरोध हुआ और ये बैठक ठीक से चल नहीं पाई, तो हर्षवर्धन क्या था उस समय राजा, तो राजा के विरोध में अगर प्रजा कोई काम करेगी, क्या वो पूरी तरह से सफल हो पाएगा, नहीं सफल हो पाएगा। चाहे जो उस समय भी हो, चाहे आज भी हो, जो भी राजा है उसके खिलाफ कोई काम जो करेगा तो वो सफल कभी नहीं होगा। तो हर्षवर्धन इस समय राजा थे, तो जो जिन लोगों ने विरोध किया तो वो लोग विरोध करते ही रह गए, उसका कुछ नहीं हुआ। फिर होता क्या है, यहाँ से वापस कहाँ आते हैं, कन्नौज आते हैं और कन्नौज में क्या है, बौद्ध संगीत कराते हैं। क्या कराते हैं, बौद्ध संगीत कराते हैं, बौद्ध संगीत कराते हैं। तो बौद्ध संगीत कराते हैं और इसी समय ये महायान शाखा को मानता है, महायान शाखा को मानता है कौन, ये मानता है आपका हर्षवर्धन। तो ये भी आपको याद रखना है कि पांचवी बौद्ध संगीत, अभी तक आप लोगों ने क्या पढ़ा, 4 बौद्ध संगीतियाँ पढ़ी हैं, तो ये पांचवी बौद्ध संगीत किसे माना जाता है, ये कन्नौज में हुई है। राजा कौन होता है, राजा आपका हर्षवर्धन होता है और यहाँ पे मुख्य भूमिका अध्यक्ष के रूप में किसकी होती है, ह्वेन-सांग की होती है। तो आपसे अगर पूछे कि पांचवी बौद्ध संगीत जो है किसके समय हुई है, तो ये आपकी हुई है किसके समय, हर्षवर्धन के समय। राजा कौन होता है, ह्वेन-सांग होता है। ये चीज़ें आपको याद रखना है। तो ये भी माना जाता है कि जो कुंभ मेला लगता है, तो कुंभ मेला जो स्टार्टिंग है ये भी हर्षवर्धन ने किया है, ऐसा माना जाता है। तो ये कहानी हो गई किसकी, हर्षवर्धन की। अगला पॉइंट क्या है, शूद्र। तो ह्वेन-सांग ने शूद्रों को किसान कहा, ह्वेन-सांग ने क्या कहा, शूद्रों को किसान। क्वेश्चन पूछेगा कि हर्षवर्धन के शासनकाल में ह्वेन-सांग ने शूद्रों को किस नाम से संबोधित किया, तो किसान के नाम से संबोधित किया। आगे हम देखेंगे हर्षचरित कादम्बरी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको कर लेना, 100% ये क्वेश्चन जो है पेपर में छपेगा। तो आपका आपकी एक किताब है कादम्बरी और एक आपके है हर्षचरितम। हर्षचरित लिखा है, इसे हर्षचरितम भी कहते हैं और ये लिखा गया है बाणभट्ट के द्वारा। किसके द्वारा, बाणभट्ट के द्वारा। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट इसको कर लेना कि बाणभट्ट के द्वारा 2 किताबें लिखी गई हैं, एक आपकी कादम्बरी है और एक आपकी क्या है, हर्षचरितम है। और जो ये बाणभट्ट कौन होता है, ये हर्षवर्धन का दरबारी कवि होता है। तो दरबारी कवि कौन होता है हर्षवर्धन का, ये बाणभट्ट होता है। इसकी 2 किताबें आपको याद रखना है, एक हर्षचरितम याद रखना है, एक कादम्बरी याद रखना है। तो सबसे इम्पोर्टेंट ये है और ये भी आपका सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ह्वेन-सांग। आगे हम देखेंगे एक पुस्तक और है सूर्य शतक है, ये मयूर के द्वारा लिखी गई है। ये भी समकालीन किसके हैं, हर्षवर्धन के समकालीन है। तो सूर्य शतक जो है मयूर के द्वारा लिखी गई है, ये भी किसके समकालीन है, हर्षवर्धन के समकालीन है। आगे हम देखेंगे, कहा जाता है कि हर्षवर्धन ने जो है स्वयं हर्षवर्धन एक खुद लेखक था, कवि था और एक अच्छा जो साहित्यकार रहा है। इसने खुद 3 नाटक लिखे हैं और कौन कौन से, प्रियदर्शिका है, रत्नावली है, नागालैंड। लेकिन कुछ इतिहासकार ये मानते हैं कि इसने स्वयं नहीं लिखे हैं, इसके समय का इसका एक बहुत ही असिस्टेंट टाइप का था, उसका नाम था धावक। क्या नाम था, धावक। तो हर्षवर्धन के कहने पर ही धावक ने जो है लिखा है क्या, प्रियदर्शिका है, रत्नावली और नागालैंड। लेकिन ये विवाद का विषय है, तो ये समझने के लिए है, आप समझ जाइएगा कि 3 नाटक लिखे गए किसके द्वारा, ये आपके लिखे गए हर्षवर्धन के द्वारा। और पहला आपका है क्या, प्रियदर्शिका है, दूसरा क्या है, रत्नावली है और तीसरा क्या है, नागानंद है। तो ये तीनों नाटक किसके हैं, ये हर्षवर्धन के, किसके हैं, हर्षवर्धन के। तो ये चीज़ें आपको याद रखना है, प्रियदर्शिका है, रत्नावली है, नागानंद है, ये किताबें हर्षवर्धन की हैं, ठीक है। आगे हम लोग देखेंगे प्रांत। तो वर्धन वंश में जो है प्रांत का अर्थ क्या बताया गया है,
जो प्रांत किसे कहा गया है, जो इसे भूक्ति कहा गया है। प्रांतों को किस नाम से संबोधित किया गया है, भूक्ति के नाम से संबोधित किया गया है। और जैसे हम कह दें कि जैसे ग्राम है, तो ग्राम का जो मुखिया क्या कहलाया है, ग्रामाछप टलिक कहलाता था। तो वर्धन वंश के समय जो है ग्राम का जो मुखिया ग्रामाछप टलिक कहलाता रहा है। आगे हम देखेंगे मथुरा। मथुरा से क्या बनेगा कि इसके समय में जो है ये सूती वस्त्र उद्योग का जो है प्रमुख केंद्र रहा, सूती वस्त्र उद्योग का प्रमुख केंद्र रहा। फिलहाल इसको हम लोग कनिष्क के शासन काल में भी पढ़ चुके हैं। इस कनिष्क के शासन काल में मथुरा किस लिए प्रसिद्ध रहा है, ये सूती वस्त्र के उद्योग के लिए प्रसिद्ध रहा है। तो पहले से ही क्या ये सूती वस्त्र के लिए उद्योग रहा, तो ये वहाँ पे चल रहा था, ये कोई नया क्वेश्चन नहीं है। कनिष्क के शासन काल में भी और हर्षवर्धन के शासन काल में भी मथुरा जो है ये सूती वस्त्र का प्रमुख केंद्र रहा है और ये प्रमुख व्यापारिक केंद्र भी बन गया था। आगे हम देखेंगे हर्षवर्धन की उपाधियां कौन कौन सी हैं। तो हर्षवर्धन की उपाधियां हैं परम भट्टारक की उपाधि धारण की, शिलादित्य की उपाधि। जो शिलादित्य की उपाधि है ये ह्वेनसांग ने दिया। किसने दिया है, ह्वेनसांग ने दिया है। तो ये चीज आपको याद रखना है। और महाराज धीराज की उपाधि धारण की है, चक्रवर्ती की उपाधि धारण की है और परमेश्वर की उपाधि धारण की है। इनमें से ये शिलादित्य आपको याद रखना है क्योंकि ये उपाधि ह्वेनसांग के द्वारा दी गई है। आगे हम देखेंगे कि जो ध्रुवसेन है ये जो मैत्रक वंश के राजा होते हैं, मैत्रक वंश के राजा, तो इनसे दुश्मनी रही है हर्षवर्धन से। तो हर्षवर्धन ने दुश्मनी को समाप्त करने के लिए अपनी पुत्री का विवाह ध्रुवसेन से कर देते हैं और मैत्रक वंश के राजा ध्रुवसेन से क्या है, इनकी मित्रता हो जाती है। अब इस प्रकार से जो है ये अपना साम्राज्य विस्तार फैलाने लगते हैं। तो प्रारंभ में जो है ये कन्नौज में हो गया, बंगाल देखेंगे कन्नौज में इनका अधिकार हो गया हर्षवर्धन का, मालवा में हो गया, बंगाल में हो गया और फिर ये कश्मीर की ओर रवानगी करते हैं अपने साम्राज्य विस्तार करने के लिए। क्योंकि जब चंद्रगुप्त मौर्य होते हैं तो उनका जो है पूरे भारत में क्या है ये संपूर्ण एकाधिकार रहा है। ठीक उन्हीं का अनुकरण करते हुए ये भी कहाँ पे कश्मीर जाते हैं, लेकिन वहाँ पे सफल नहीं हो पाते हैं। तो वहाँ से छोड़कर कहाँ आना शुरू कर देते हैं, तो वहाँ से जो है आपका जाते हैं दक्षिण की ओर जो है ये आते हैं। तो जब ये दक्षिण की ओर आते हैं तो आपको पता है ये स्थान अमरकंटक है। अमरकंटक से एक नदी निकलती है, नर्मदा नदी। क्या निकलती है, नर्मदा नदी। और यहाँ पे चल रहा था आपका चालुक्य वंश। क्या चल रहा था यहाँ पे, चालुक्य वंश चल रहा था। और चालुक्य वंश के राजा होते हैं पुलकेशिन द्वितीय। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्या है आपका, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, पुलकेशिन द्वितीय। तो चालुक्य वंश के राजा क्या होते हैं, ये पुलकेशिन द्वितीय होते हैं। तो क्या नाम है, हर्षवर्धन जो अपने साम्राज्य का विस्तार करने के लिए दक्षिण भारत की ओर बढ़ा और जैसे ही नर्मदा नदी के तट पे आता है, पार करता है, तो उसके बाद ये जानकारी किसको हो जाती है, पुलकेशिन द्वितीय को हो जाती है। अब पुलकेशिन द्वितीय ये सोचता है कि ये तो दक्षिण भारत में आ रहा है, अगर ये इसको हम मौका दे देंगे तो इसका अधिकार दक्षिण भारत में भी फैल जाएगा। और ये इसकी जो सेना है अभी कन्नौज से चल के कहाँ नदी को पार की है और थकी हुई है और यही एक सटीक समय है किसको, इसके ऊपर आक्रमण करने का और हराने का। और फिर आनन फानन में क्या करते हैं, चालुक्य वंश के राजा पुलकेशिन द्वितीय, इसकी जो सेना थकी हुई थी किसकी, हर्षवर्धन की, तो नर्मदा नदी के तट पर, नर्मदा नदी के तट पर जो है ये आक्रमण कर देता है। नर्मदा नदी के तट पर ये आक्रमण कर देता है। और इसमें होता क्या है, इसमें हर्षवर्धन की सेना हार जाती है। हर्षवर्धन की सेना जो है ये क्या है, ये हार जाती है। और हारने के बाद जो है हर्षवर्धन यहीं से फिर से रिटर्न होके कन्नौज वापस चला जाता है। अब ये सोचिए कोई राजा हार जाएगा और हारने के बाद क्या अपना वो इतिहास लिखवाएगा, नहीं लिखवाएगा। अब जब ये वापिस लौट के चले जाते हैं तो यहीं पे क्या कहते हैं, जो पुलकेशिन द्वितीय होता है एक नॉर्मल राजा होता है। क्या होता है, एक नॉर्मल राजा होता है और अपने से बड़े राजा को हरा दिया। तो इसने क्या किया है, अपने वर्चस्व को पूरे जगह फैलाने के लिए और इतिहास में लोग याद रखें, तो उसने एक अभिलेख लिखवा दिया। कहाँ पे, नर्मदा नदी के तट पर। और उसमें बड़ा बड़ा अभिलेख लिखवा दिया। क्या लिखाया है कि इस हमारा और हर्षवर्धन का युद्ध हुआ है और इस युद्ध में हमने क्या किया है, हर्षवर्धन की सेना को हराया है। और जो अभिलेख है वो आपका अभिलेख, उसका नाम है ऐहोल अभिलेख।
क्या नाम है, ऐहोल अभिलेख। तो यही पेपर में पूछा जाता है, कौन से अभिलेख के माध्यम से ये पता चलता है कि चालुक्य वंश के राजा जो है पुलकेशिन द्वितीय ने जो क्या कहते हैं वर्धन वंश के राजा हर्षवर्धन को हराया है। तो आपका है ऐहोल अभिलेख। कौन सा है, ऐहोल अभिलेख। तो ऐहोल अभिलेख जो है यहीं पे क्या है, इसने गड़वा दिया, किसने, पुलकेशिन द्वितीय ने। क्यों, क्योंकि इतिहास में जो आने वाली पीढ़ियां हैं वो हमको याद रखें, किसे, पुलकेशिन द्वितीय को। ये नॉर्मल सा राजा क्या करता है, ये विस्तृत साम्राज्य विशाल राजा को क्या है, ये हरा देता है। तो ये आपकी जानकारी किससे मिलती है, ऐहोल अभिलेख से। तो ये सब चीज़ें आपकी क्या होंगे, हर्षवर्धन से संबंधित महत्वपूर्ण जो ये टॉपिक हो गए। अब इसके बाद होता क्या है, जब युद्ध हार जाते हैं फिर ये अपनी जगह स्थिर हो जाते हैं, फिर दोबारा लौट के कहाँ पे, दक्षिण भारत में नहीं हो आप आते हैं, क्योंकि इनको शंका हो गई है कि अब हम वहाँ पे जीत नहीं पाएंगे, और फिर क्या अपने क्षेत्र में क्या ये सीमित रह जाते हैं। और फिर इसके बाद जो है क्या कहते हैं कि इनका कोई इतिहास नहीं मिलता है कि इनके कितने बेटे हैं, कितने पत्नियां हैं, इसका कोई इतिहास नहीं मिलता है। और इस प्रकार से क्या है, वर्धन वंश का क्या हो जाता है, ये अंत हो जाता है। और फिर नए नए छोटे छोटे राज्यों का ये जो है उदय होता है, उसको हम आगे वाले वीडियो में पढ़ेंगे। तो फिलहाल ये आपका वर्धन वंश है जो मैंने बताया है। तो आप देखने के बाद जो है क्या कहते हैं, इसको नोट्स जरूर बनाइए। और क्या कहते हैं, बिना नोट्स के आपकी अच्छी तैयारी ये जो है ये संभव नहीं है। केवल वीडियो देखने के मात्र से ही काम नहीं चलेगा, आपको एक दो बार देखने के बाद इसको चिंतन मनन करके नोट्स बनाना पड़ेगा, और नोट्स बनाएंगे तब आपकी क्या है, तैयारी में धार अपने आप आ जाएगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।